गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी का कोई रिस्पांस नहीं है ना सर? सर हाँ, वो फ्लाइट मोड में डाला है, लाइव है ना उसी से। आ जाइए सर। तो आ जाइए, अंदर आए सर। ठीक। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा 7 डेज़ का वर्कशॉप है, परिवर्तन की तरफ से आप लोग को पता होगा अरेंज किया गया है। तो इस क्लासेस में हम कंप्यूटर बेसिक्स पूरे फंडामेंटल्स पढ़ेंगे और बाकी देखते हैं आगे स्लाइड्स में। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आता है हमारा कंसिस्टेंसी। ये पॉइंट्स केवल ना कि अभी के लिए है, जीवन में अगर सक्सेस होना है उसके लिए भी है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ध्यान से मतलब ध्यान देना है इन पे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत मतलब कंटिन्यूटी के साथ करना है। हाँ, कोई भी काम हमें करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मतलब कि जैसे एक दिन करे और फिर 2 दिन गैप ले लिए, या फिर मान लिए जैसे आज ही हम काम कोई कर रहे हैं तो आज कंटिन्यू हम 7 घंटे कर लेते हैं, फिर कल गैप ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना होता है। जैसे जो काम कर रहे हैं 1 घंटा डेली कर रहे हैं तो डेली 1 घंटा उस काम को करना ही करना है, ठीक। और द सेकेंड पॉइंट इज डिसिप्लिन। उसको रूल्स में लाना है। जैसे डिसिप्लिन में से हम रूटीन में ला लेंगे। जैसे हम पढ़ना है तो मॉर्निंग जैसे 1 घंटा हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी होता है हम पढ़ाई के लिए जैसे आज कभी ज़्यादा पढ़ लिए तो फिर हम कल नहीं पढ़ते हैं कि आज हम ये क्लासेस कर लिए एक्स्ट्रा तो कल हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है। इसको भी डिसिप्लिन मतलब रूटीन में ला लेना है कि हम जो आज काम कर रहे हैं वो कल भी हमें करना है, परसों भी करना है और कंटिन्यू करना है टाइमिंग के साथ है। टाइम बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन इज़ द प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो घबराना नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम आ गया, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें ध्यान ये देना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल करते हैं किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि वो चीज़ें खुद से सॉल्व किया जाए, ठीक। ना कि अब हम टेंशन लेके बैठ गए कि ये चीज़ें होगा कैसे, उसका हमेशा सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ द क्यूरियसिटी। मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम स्टार्ट किए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए तो ऐसा नहीं होता है कि लिमिटेड, जैसे आज मैं जितना पढ़ा दिया हूँ उतना ही लिमिटेड है। इसके बारे में क्वेश्चंस और आंसर करते रहना है कि इसके आगे भी क्या कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जिज्ञासा करना है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, ठीक। इसमें और किसी को कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछना हो इस स्लाइड से रिगार्डिंग? यही मैं बताया हूँ कि कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जो चीज़ ना समझ में आए वो दोबारा पूछ लो, नहीं तो फिर हम लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। जो पॉइंट ना समझ में आया उसको दोबारा पूछ लो। अंडरस्टैंड? फाइन। तो हम जैसे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर से। तो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक। सभी को पता होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में। इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर सुने होंगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल तो बिजली वाला सामान हो गया, जैसे ट्यूबलाइट्स हो गया, फैंस हो गया, सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं। बट यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई कुछ समझता है क्या होगा? जैसे हम कोई भी काम सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गए, और जो हम हार्डवेयर पे काम करते हैं जैसे बिजली से कनेक्शन करना वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गए। और ये जो दोनों का मिक्स होता है जिसमें 0 1 का कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सुने जानते हो कि कंप्यूटर जो चलता है वो हमारे 0 1 से समझता है, दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। तो वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो हो गए जो कि हमारा 0 1 पे मशीन्स काम करते हैं, जो कि रियल लाइफ मतलब
इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कम्युनिकेट कराते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ। कल से टाइम पे आना है, नहीं फिर एंट्री नहीं है 5 मिनट बाद से फिर। ठीक, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब दोज डिवाइस कल से सभी लोग ध्यान देंगे, 5 मिनट के बाद एंट्री नहीं होगा। फ्री का क्लास ये नहीं है मतलब कि जब मर्जी तब आ गए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डील्स करता है नंबर के साथ और द कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। और इसका कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूट से बना है कंप्यूटर हमारा। कंप्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो अबेकस से हुई थी, ठीक है। और आगे करते देखते हैं, जैसे दैट टेक्स अ रॉ डेटा इनपुट एंड द प्रोसेस इट एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग एंड द प्रोड्यूस मीनिंग आउटपुट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये कंप्यूटर डिवाइस है, ये हमारा कुछ भी चीज़ डेटा पहले इनपुट लेता है। जैसे हम 2+2 किए तो 2+2 हमारा इनपुट डेटा हो गया, उसको वो इनपुट लिया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया, जो कि बैक एंड में हमारा लॉजिक लिखा होता है =4। तो वो फिर हमें प्रोसेस करने के बाद फिर जो हमारा आउटपुट आया वो हमारा रिजल्ट हो गया 4। इनपुट में हम 2+2 दिए, यहाँ प्रोसेसिंग किया और फिर हमारा आउटपुट रिजल्ट फाइनली आ गया, ठीक। तो वही जो बैकएंड में जो प्रोसेसिंग हुआ, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि हमारा, इधर ध्यान दो सभी लोग, आते जाते रहेंगे, जो हमारा मतलब कुछ भी ऐसा डिवाइस जो इनपुट ले, उसके बेस्ड पे हमारा प्रोसेस करे एंड देन फिर हमारा आउटपुट दे, दैट इज नोन एज कंप्यूटिंग डिवाइस और कंप्यूटर, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे ये क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बहुत हाई स्पीड होता है। एक्यूरेसी मीन्स द बहुत सटीक जवाब देता है, मतलब कि कैलकुलेशन जो होता है एकदम सही आंसर आता है। एक्यूरेसी मतलब होता है आंसर कितना हमारा एक्यूरेट आ रहा है, 100% आ रहा है, 99%, दैट इज द एक्यूरेसी। एंड द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हम कुछ भी जिस डेटा स्टोर करते हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा। एंड द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स इस टाइम पे हमारा AI/ML सुन रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो कि सारा ऑटोमेटिक है। बस हम कुछ भी थोड़ा बहुत इनपुट कमांड देते हैं, उसके बेस पे वो आउटपुट थिंक कर लेता है कि क्या इसका आउटपुट होना चाहिए। तो वही ऑटोमेशन हो गया। और वर्सेलिटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पे काम किया जा सकता है, मतलब जिनका जितना लार्ज स्केल पे इसे हम काम करवाएं उतना लार्ज स्केल पे काम करेगा, ठीक। और ये जैसे हम इनपुट करते हैं ना, ये प्रोसेसिंग इनपुट तो हमें समझ में आ रहा है, इनपुट डिवाइस जैसे हम माउस या कीबोर्ड से इनपुट दे रहे इसे, ठीक। एंड द सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेसिंग कुछ भी ऐसे अपने आप ही कर ले रहा है। जैसे हम कैलकुलेशन का दिए हैं इसको टास्क, तो ये कैलकुलेट ही करेगा। वैसे प्रोसेसिंग में ये सारा हमें कंप्यूटर को पहले हम इनपुट देते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं, एल्गोरिदम देते हैं, उसी के बेस पे हमारा ये काम करता है जो प्रोसेसिंग होता है। आगे जब हम चलेंगे तो जब डेवलपमेंट में आएंगे तो उसमें प्रोसेसिंग बढ़िया से समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है, एल्गोरिदम पे वर्क करता है, देन आउटपुट हमें देता है। तो किसी को कुछ समस्या, कोई क्वेश्चंस? फिर लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड स्लाइड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 2 तरीके के बेस पे रखा गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। पहला एक कार्य के आधार पे कि क्या उसका वर्क है, एंड द सेकंड वन इज द साइज, मतलब साइज के बेस पे कैटेगराइज किया गया है। तो पहला एनालॉग है, तो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमारे वॉच होते हैं, पहले जो कांटे वाले होते थे वो हमारा एनालॉग है, जो कि कंटिन्यूअस वेव पे काम करता है। और जैसे साउंड्स हो गए, ठीक, ये हमारा एनालॉग सिग्नल्स हो गए। एंड द डिजिटल सिग्नल्स जो डिस्क्रीट होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में वर्क करता है, दैट इज द डिजिटल कंप्यूटर्स जो अभी हम यूज़ करते हैं। और ये जो दोनों से मिल करके जो बनता है वो हमारा हाइब्रिड हो जाता है। मतलब जैसे डेटा हमें टेम्परेचर क्या बोलते हैं कैलकुलेट करता है, उसके बाद फिर हमें आउटपुट देता है, जो सिस्टम्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों से मिल करके बने होते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन वर्क। और सेकंड जो हमारा साइज के आधार पे किया गया है, ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर है, ऐसे कई सारे कंप्यूटर होते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब ये हुआ जैसे हमारा वॉशिंग मशीन्स होते हैं या फिर वॉच हैं, तो ये हमारा एम्बेडेड है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स दे दिया जाता है जो कि उसी के बेस पे वर्क करते रहता है। जैसे AC भी है, रिमोट से हम यहाँ पे कंट्रोल देते हैं
तो टेम्परेचर अप करने का वो अप हो जाता है। उसको तो बाद में और कुछ अभी तो नहीं किया जा रहा ना, एक हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल के फिक्स कर दिए कि उसका उतना ही लिमिटेड काम है, तो वो हमारा एम्बेडेड होता है। जैसे एटीएम्स मशीन्स भी होते हैं, उसमें जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डला होता है वो एम्बेडेड होता है, ठीक। एंड द सेकेंड इज द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो जो पहले यूज़ किए जाते थे, और अब इस टाइम पे मतलब इसका साइज़ बहुत बड़े होते थे आकार में, और जो इस टाइम्स के कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर्स हैं, जो कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, जस्ट लाइक आवर लैपटॉप एंड द कंप्यूटर्स। और फोर्थ वन इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, कैलकुलेशन पावर इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, कई सेकेंड्स में। एंड फिफ्थ वन इज़ द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आगे हम देखते हैं इसमें। ये सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें जैसे हम पढ़े होंगे डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड द टैबलेट, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक। मेनली बात आती है स्मार्टफोन्स, ये भी यूज़ करते हैं सभी लोग। एंड फिफ्थ वन इज़ द सर्वर। सर्वर क्या है, जैसे हम दुनिया देख रहे हैं, जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे कितनी बड़ी दुनिया है इंटरनेट की, अभी हम लोग बहुत कम जानते हैं। मुश्किल से इंटरनेट जितना हम यूज़ करते हैं ना, हमें लगता होगा ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम केवल 20% ही यूज़ कर पाते हैं इंटरनेट का इस टाइम पे। और जैसे हम कुछ भी चीज़ गूगल पे सर्च किए, तो गूगल पे सर्च करने से कैसे आ रहा है चीज़ें, किसी को कुछ आइडिया है? नहीं ना। तो ये हमारा, जैसे हम कुछ भी चीज़ अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए, तो वो जाके हमारा जो सर्वर है ना, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो जाता है, ये हमारा सर्वर है। और जब हम कोई भी चीज़ गूगल से सर्च करते हैं, तब वो अपना एक इंडेक्सिंग कर लेता है, जैसे बुक में इंडेक्स रहता है, वैसे हम जो कुछ भी चीज़ अपलोड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्सिंग कर लेता है। और जब हम कुछ भी चीज़ गूगल पे फाइंड करते हैं, तो वो जाता है वहाँ इंडेक्स में अपने सर्च करता है, और सर्वर से फिर डेटा ला करके हमें देता है। और एक टाइम पे जैसे कभी हम सुनेंगे कि सर्वर डाउन है, तो ये सर्वर डाउन किस कारण होता है, जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा है, तो उस टाइम पे यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, मतलब इंडेक्सिंग करने में, फाइंड करने में डेटा थोड़ा बहुत टाइम लगा देता है, तभी हम बोलते हैं कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, मतलब उस टाइम यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं इंटरनेट पे। एंड सिक्स्थ वन इज द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जस्ट लाइक दिस, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होते हैं, रैम होते हैं, कैलकुलेटिंग कैपेसिटी होती है, ये बहुत हाई स्पीड, और द मतलब बहुत जब लंबे टास्क करने होते हैं, जैसे रिसर्च करने हो गए, और फिर जैसे नासा वगैरह में यूज़ होते हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर रहते हैं। बेसिक बाकी तो डेस्कटॉप पता है सभी को, जो डेस्क पे हम रख के यूज़ करते हैं, एंड लैपटॉप एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड टैबलेट जो हम टैब यूज़ करते हैं, ये इधर साइड में, ठीक। और क्वेरी कुछ किसी को? लास्ट फिर आता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का हमारा क्या बोलते हैं, आविष्कार कैसे हुआ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल फादर्स ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वो डेट तो इनका कंफर्म नहीं होता कब आए हैं, फिर भी अराउंड 1944 टू 1955 अराउंड आए थे, ठीक। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। इसमें हम इनपुट आउटपुट जो है वो लेते थे पंच कार्ड के माध्यम से। पहले हमारे पंच कार्ड होते थे, ये पंच कार्ड्स के माध्यम से इसमें इनपुट लिए जाते थे, और फिर वो प्रोसेसिंग करता था। ये उसका यहाँ पे पिक्चर है, जो कि साइज में बहुत बड़ा था स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आया था। कैलकुलेशन स्पीड स्लो थे, और ये हमारा वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इसके यूज़ किए जाते थे, ठीक, प्रोसेसिंग करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा जो सेकेंड जनरेशन आया आफ्टर 10 ईयर, तो ये हमारा चला था 1955 से और 1964 तक, ठीक, अराउंड, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे, ये एग्जाम्पल है इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। हाँ, और ये सेकंड जनरेशन के IBM 1401, तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, मतलब इससे हमारा स्पेस कुछ कम हुआ, और ये इनका जो CPU होता था वो एक कमरे के बराबर होता था, बहुत लार्ज में, बहुत बड़े थे। उसके बाद फिर जब हमारा थर्ड जनरेशन आया, वो उसमें IBM 306 है, इसमें ICs आए। IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। ये हमारा थर्ड जनरेशन में आया। तो इससे हमारा थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि जब ICs आए ना, तो इसके साइज जो है बहुत स्मॉल हो गए कंप्यूटर के, जो हमारे एक एक रूम के बराबर थे, वो कहीं सिमट करके हमारे टेबल में रह गए, ठीक। ये थर्ड जनरेशन में आए। इसके बाद फिर जो हमारा साइज है वो बहुत कम होने लग गया। फिर जब फोर्थ जनरेशन में आया,
तो 4th जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गया, जो कि अभी भी इस टाइम भी यूज़ होता है। तो ये हमारा आया था 1964 में, फिर ये 1965 टू 1970 एंड आफ्टर 1970s ये अभी भी चल रहे प्रेजेंट में भी, ठीक। और उसके बाद फिर 5th जनरेशन, ये अभी भी चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है जो इस टाइम पे चल रहा है, AI एंड ML। इसका हम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग के सामने करके दिखाएंगे आगे, मतलब जब क्लासेस होंगे तब ये AI ML कैसे यूज़ हो रहा है, इनका बनाने का मतलब क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। वो स्टार्ट असिस्टेंट है, इसके अगर एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे हमारा गूगल हो गया, गूगल असिस्टेंट होता है, एलेक्सा होता है, और आईफोन में सिरी होते हैं, वो सब हैं। ये हमारा आईसीज हो गए, नहीं ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा आईसी है, और ये हमारा एआई कंप्यूटर है जो इस टाइम पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हैं इस टाइम मुकाबले में। उसके बाद फिर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर्स में, तो पहला हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है, सभी लोग को पता होगा लगभग। और उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर हो गया एंड द प्रिंटर और स्पीकर्स। उसके बाद फिर हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो इसमें हम CPU बोलते हैं, इसमें हमारा लगा होता है ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जो हमारा होता है कैलकुलेशन का काम करता है, जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं 2+2 4 डिवाइड, ये हमारा कैलकुलेशन का काम करता है। और CU इज़ द कंट्रोल यूनिट, ये जितने भी डिवाइस लगे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। रैम होता है, ये हमारा एक मेमोरी होता है जो कि करंट प्रोग्राम जितने चलते हैं उसको हेल्ड करके रखता है। दिस इज़ द टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, जिसमें सारे सर्किट्स ऐड होते हैं। सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ ही 1-2 लोग लिख रहे हैं। नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है कि लास्ट में हम कुछ पूछे तो बता सको फिर, ठीक। हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद फिर स्टोरेज डिवाइस, जो कि पहले हमारा यूज होता था HDD, और इस टाइम पे SSD, सॉलिड डिस्क ड्राइव। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में फास्ट होता है, और ये जो होता है ये मैग्नेटिक टेप पे काम करता था, जैसे रील्स होते हैं, टेप लगे रहते हैं, उस पर घूमता है, उसके बाद फिर डेटा रीड करता है, इस कारण ये हमारा स्लो स्पीड रहता है। और जो इस टाइम है सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद फिर USB, फिर CD DVD, USB जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव हमारा जो हो गया, ये सब इस डिवाइसेज हैं। और यहाँ पे पिक्चर्स कुछ है, ये मॉनिटर, इसमें तो लगभग सभी को सब कुछ पता होगा। ये हमारा साउंड कार्ड है, ये साउंड कार्ड, जैसे सिस्टम में जो हमारा इनपुट या फिर आउटपुट जो साउंड्स करते हैं वो इसके थ्रू होते हैं, साउंड कार्ड के थ्रू। फिर NIC है, ये नेटवर्किंग डिवाइस है। वाईफाई कार्ड, जैसे हम जब PC लेते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या बोलते हैं, वाईफाई नहीं लगा होता है, तो उसमें हम वाईफाई कार्ड का यूज़ करते हैं। फिर एक कूलिंग फैन है, रैम है। ये CMOS बैटरी है, बैटरी तो एक नॉर्मल भी होता है, एक इस टाइप का बैटरी देखे होंगे जो लगा होता है। ये हमारा बेसिकली यूज़ करता है टाइम को मेंटेन करने के लिए। जब हमारा कंप्यूटर में रहता है कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिए, उसके बाद भी हमारा जो टाइम रहता है वो मेंटेन्ड चलता है। ये सारा चीज़ नहीं छापना है, ये नोट्स PDF मिल जाएगा, बस जस्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो कि हमें बस जैसे कुछ कुछ हैं जो पॉइंट होते हैं, ये सब तो लगभग सभी को पता होगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम भूल सकते हैं उसको बस शॉर्ट नोट्स बनाना है, बाकी ये PDF आपको शाम तक मिल जाएगा इसका सारा। ये CMOS बैटरी आ गया समझ में, किस लिए यूज़ करते हैं, टाइम को मेंटेन करने के लिए। जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है उसके बाद भी हमारा जो टाइम है वो एक्यूरेट चलता रहे, उसके लिए हम CMOS बैटरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर मदरबोर्ड है, SSD है, ये GPU हमारा ग्राफिक कार्ड होता है, गेमिंग के लिए यूज़ होता है। और माइक्रोफोन, HDD हार्ड डिस्क है, वेबकैम है। ये CPU है जो हमारा प्रोसेसिंग करता है। ये ब्लूटूथ एडेप्टर जो ब्लूटूथ के लिए काम आता है। USB हब, जो USB ये पड़ा है USB हब, जिसमें USB कई सारे एक पोर्ट से बहुत सारे पोर्ट लग जाते हैं। ये चिपसेट है, फिर माउस, कीबोर्ड, ये SATA कनेक्टर, ये हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इनपुट आउटपुट शील्ड है, जहाँ से हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लगाते हैं। बाकी ये बायोस हो गया, और ये पोर्ट USB हो गया। बायोस बेसिकली जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, एक और भी पॉइंट है यहाँ पे, बायोस, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट कर्नल पे काम करता है, मतलब हार्डवेयर से कनेक्ट करवाता है डिवाइस को। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, वो बायोस के थ्रू हमारा जो हार्डवेयर है डिवाइसेस उसको कनेक्ट करता है, ठीक। इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस?
अभी तुरंत बताए थे, पूछे सीमॉस भूल गए थे। क्वेश्चन हम लास्ट में सारा पूछेंगे, इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जान लो, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसमें शायद एक स्लाइड मिसिंग है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है। पहला एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें दिया हुआ ये पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब वो जो हम जिसको टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। और जैसे हमारा विंडोज़ हो गया, हम यूज़ करते हैं, टच कर पाते हैं। ये सेट ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ एप्लीकेशंस। ये मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाता है जो कि सारा कोडिंग के थ्रू किया जाता है, इसके इंस्ट्रक्शन सेट किए जाते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा विंडोज़ और लाइनेक्स हो गया। जो हमारे लैपटॉप में डले होते हैं वो हमारे विंडोज़ होते हैं, कई जो एप्पल्स के होते हैं उसमें मैक ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर ये लाइनेक्स होता है जो कि बेसिकली हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एथिकल हैकिंग के लिए। फिर सेकंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जो हम इसमें एंड्रॉयड भी आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं वो हमारा एंड्रॉयड हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गए, जिसमें कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आ जाता है। ब्राउज़र जैसे हमारा क्रोम हो गया। और फ़ोन्स में हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर्स हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है सिस्टम को हैंडल करने के लिए, जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया, कोई भी वायरस आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर विनरार हो गया। विनरार जो हमारा होता है कोई भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम फाइल कंप्रेस कर देते हैं, साइज़ में जब ज़्यादा बड़ा होता है तो इससे साइज़ हमारा कम हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब हम बाद में कहीं यूज़ होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो विनरार के थ्रू होता है। ठीक। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हम पहला पढ़े ना कि ये पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। उसी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूज़ कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम क्या करता है, यूज़र को, फर्स्ट इज द यूज़र, यहाँ पे दो ही चीज़ है ना, और सेकंड हमारा सिस्टम हो गया जो कि हमारा सीपीयू या फिर कंप्यूटर लैपटॉप हो गया। यूज़र में हम लोग हो गए। तो ये जो यूज़र और जो हार्डवेयर, ये दोनों को जो कम्युनिकेट करवा रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आया समझ में। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र हम लोग हैं और ये हमारा कंप्यूटर है। तो जो हम इससे कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन करवा पा रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। और सॉफ्टवेयर में भी जैसे 3 टाइप्स बताएं, तो इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, चलवा रहे हैं, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाता है। ठीक। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र और सिस्टम के बीच में हमारा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, बातचीत करवाता है, जिससे हम कोई भी कैलकुलेशन कर पाते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा और क्या काम होता है, मैनेज द फाइल्स, हम अपने फाइल्स फोल्डर को मैनेज करते हैं। फिर मेमोरी उसमें लगा होता है। उसके बाद फिर हार्डवेयर्स होते हैं। फिर GUI कंपोनेंट्स, GUI कंपोनेंट्स जैसे हम फ़ोन में देख पाते हैं कि क्या सेटिंग्स हमारा हो गए, इसमें जैसे हमारा स्टार्ट बटन हो गया, वो GUI है। GUI दो होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है एंड सेकेंड वन इज द CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी इस टाइम हमारे GUI चल रहा है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर एंड इंटरफेस। ठीक। ये ग्राफिकली काम करता है। जैसे कोई भी चीज़, एक हम विंडो देखे होंगे जो कि जैसे हैकिंग होता है तो उसमें 1 to 1 to 0 1 चलते रहता है ना, 0 1 0 1 चलते रहता है सीन्स पूरे। तो वो हमारा होता है CUI के अंतर्गत आता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर। और जो सेकंड वन है वो GUI है। GUI में अब के ज़माने में, मतलब पहले बहुत ज़्यादा CUI यूज़ होते थे। कोई भी काम होता था कमांड के थ्रू होता था, डायरेक्ट जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ना माउस से, हम जैसे यहाँ ले जाके क्लिक कर रहे हैं तो हमारे काम कर जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम कुछ भी काम करवाना होता था वो हम कोड के थ्रू करते थे। जैसे कुछ भी हम कैरेक्टर इनपुट करते थे, उसको रीड करके उसके बाद फिर वो हमें आउटपुट देता था। लेकिन इस टाइम पे क्या है, सारा चीज़ ग्राफिकली आ गया है। माउस के क्लिक बन गए हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं दिस पीसी का आइकन बन गया है। ये जैसे देखें हम, तो ये हमारा दिस पीसी का आइकन है। ये हमारा सारा GUI के थ्रू वर्क कर रहा है, ग्राफिकली वर्क कर रहा है सारे A to Z जितने भी हैं। और जो पहले यूज होते थे वो CMD के थ्रू होते थे।
ये पहले जो यूज होते थे सी वाई के थ्रू होते थे। सी वाई मीन्स कमांड्स लाइन, ये जैसे ये होगा, ये इसके थ्रू यूज होते थे। यहाँ कुछ भी काम करवाना हो हम यहाँ कमांड में लिखते हैं। जैसे अभी भी ये कुछ कुछ चीज़ें यूज होते हैं, जैसे हम प्ले स्टोर से ऐप अपडेट करना होता है तो प्ले स्टोर पे गए अपडेट कर दिए, बट हमें अगर कंप्यूटर में करना है तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। ये जैसे है, ये यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिख रहा है, ये यहाँ से हम जाके चीज़ें अपडेट कर लेते हैं एप्लीकेशन से। लेकिन उससे भी ईजी होता है अगर हम कुछ भी थ्रू कमांड के थ्रू करें। जैसे कमांड के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं विनगेट, उसके बाद फिर बस इतना लिख दिए। ये इतना लिख के अगर हम एंटर मार देंगे तो हमारा अपडेट, जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे ना वो सारे अपडेट होने लग जाएंगे। ये जैसे रन कर रहा है, ये हमारा CUI के थ्रू हो रहा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू। ये क्या काम करता है, डायरेक्ट कर्नल पे काम करता है। इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है कोई भी काम करने के लिए। फोल्डर भी हम क्रिएट करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, Ctrl+Shift+N कर लिए या फिर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। बट हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट। और जब डिलीट करना होता है, कुछ ऐसे फाइल्स या वायरस बन जाते हैं जो कि इन फ्यूचर डिलीट नहीं होता है, तो उसको हम कमांड लाइन के थ्रू फोर्सली डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, ये आ गया समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। उसके बाद फिर आता है, अब हमारा कुछ प्रैक्टिकल्स हो गए करने के लिए। ठीक, तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसमें अब और किसी को कुछ पूछना हो? कोई भी माइनर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। इतना ज़्यादा क्वेश्चन तैयारी करोगे तो उसके बारे में डिस्कस कर पाओगे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार रिवीजन, जो जो बताए थे। कंसिस्टेंसी मतलब, अब क्वेश्चन हमारे पूछने की बारी है, तुम लोग को तो सब कुछ आ गया। ठीक है, देखते हैं कंसिस्टेंसी कौन बताएगा क्या होता है। खड़े होके बताओ। हाँ। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कोई भी काम जैसे जो हम स्टार्ट किए वो कंटिन्यू करना, ब्रेक डाउन नहीं करना बीच में। मतलब जो भी काम हम स्टार्ट किए उसको बहुत कंटिन्यूटी के साथ करना है। जैसे कर रहे हैं तो डेली करना है इसको। फिर डिसिप्लिन अगला आता है, हम इसको रूटीन्स में फॉलो कर ले। आगे जब इन फ्यूचर जब क्लास होंगे तो और भी डिटेल्स में बताएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया में सब कुछ संभव है, जितना हम सोच पाते हैं ना वो सारा दुनिया में होना संभव है, लेकिन कैसे, इसके पीछे भी रीज़न है। तो कभी जब डिटेल्ड क्लास होगा उसके बारे में बताएंगे कैसे संभव हो पाता है। जो जितना भी हम सोचते हैं, जितना सोच सकते हैं ना वो सब पॉसिबल है। अब बोलेंगे ये तो सर कैसे बोल रहे हैं, लेकिन है ये चीज़ है, बताएंगे बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया, कोई भी काम कंटिन्यू करना। फिर अगला आता है डिसिप्लिन, उसको हम रूटीन्स में फॉलो कर लेंगे। एक सबसे पहले टाइम टेबल बना लो पढ़ने का। जैसे ये होता है कि हमारा टाइम फिक्स है, हम 7 बजे से पढ़ना है, लेकिन हम केवल कह के रह जाते हैं। उसी को अगर हम टाइम टेबल बना लेंगे और डेली फॉलो करना है, नहीं कि एक दिन करें फिर दूसरे दिन छोड़ दिए, डेली करना है, वो डिसिप्लिन में आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। जब हम कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है पहले उसको खुद गूगल करना है या फिर पूछना है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कहीं भी हम गए, बाई चांस कुछ गलती ही हो गई, तो ये नहीं कि हाँ ये मेरी गलती हो गई अब हम इसको डांट सुनेंगे, ये होगा, ये नहीं सोचना है। हमें सोचना है इससे कैसे आउटकम किया जाए, इससे कैसे बच सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम फाइंडर बनना है। जो भी प्रॉब्लम आए उसको पहले फाइंड करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो पहले गूगल करना है, सर्च करना है, रिसर्च करना है उसके बारे में। ठीक, उसके बाद जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ करना है। मतलब बहुत ज़्यादा वो करके उसके बारे में सोच करके। जैसे हम पढ़ नहीं आए हैं, कंप्यूटर ही पढ़ने आए हैं, तो इतना जिज्ञासा रहो कि इसके बारे में कुछ पूछो। हम देख रहे सारे लोग शांत बैठे हैं, ऐसे थोड़ी क्लासेस होता है। जब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इधर से हम आंसर नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से बैठता है केवल सुन लेने से। तो उसके बारे में ज़्यादा मतलब पूछना होता है कि क्या है सर, इसके बारे में बताइए सब। और उसके बाद फिर कंप्यूटर का डेफिनेशन, क्वेश्चन किसी का कुछ था। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन सभी को पता है, कोई डेफिनेशन बताएगा हमें? तुम खड़े हो जाओ लास्ट, हाँ लास्ट में बताओ कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है।
शो करके आ गए बस वैसे ही। क्या है कंप्यूटर का डेफिनेशन? अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कुछ पता होगा? बैठ जाओ। जो हमारा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, बता रहे हैं जो चीज़ ना याद रहे उसको लिख लो, अगेन एंड अगेन हम यही बोल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है या फिर कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली सारा जो डिपेंडेंट है वो हमारा कैलकुलेटिंग पे ही है। ठीक, और ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हमें इनपुट लेता है कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करता है और देन आफ्टर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक, इसमें 5 की फीचर्स हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 ये। कोई हमें 2 बताओ क्या क्या थे की फीचर्स? कोई भी, एनीवन? कंप्यूटर का की फीचर्स ये जो है क्या? हाँ, हाई स्पीड। सेकंड, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या करता है? हाँ ठीक है, एक्यूरेसी मतलब सत्य बताता है, कितना हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है। जैसे हम एरर फिजिक्स में पढ़े होंगे, त्रुटि, तो उसी का अपोजिट है हमारे, वो कितना आंसर वो सही दे रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ठीक, दैट इज द एक्यूरेसी। थर्ड वन इज द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टोरेज होता है हमारे पास। ऑटोमेशन जो कि इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सारा काम करता है। फिर वर्सेटिलिटी जो कि हमें बहुत वाइड रेंज पे, वाइड एरिया पे काम करने के लिए प्रोवाइड करता है स्पेस। ठीक, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। जो पहले कंप्यूटर होते थे वो सारा एनालॉग सिग्नल में काम करते थे, एनालॉगिक होते थे। अभी भी जैसे हम घड़ी देख सकते हैं, उसका एग्जांपल वही तो हमारा कैलकुलेट ही कर रहा है, टाइम कैलकुलेट कर रहा है ना, दिस आल्सो कंप्यूटर। ठीक, जो भी कैलकुलेट करे वो हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो वॉच हमारा कैलकुलेट, वो एनालॉग डिवाइस है। वैसे ही डिजिटल डिवाइस हो गए, और जो दोनों मिल करके काम करे, एनालॉग प्लस डिजिटल, वो दैट इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, फिर बेस्ड ऑन साइज, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड क्या होंगे, आइडिया? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एक बार हम उसको कोड करके फिक्स कर दिया जाए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हमारा एसी का सॉफ्टवेयर हो गया, वॉशिंग मशीन का सॉफ्टवेयर हो गया, एटीएम्स के सॉफ्टवेयर हो गए। उनमें क्या रहता है कि एक चीज़ बार कोड हम करके फिक्स कर दिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक उसी पे सारा वर्क कर रहा है। दैट इज़ द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। फिर माइक्रो कंप्यूटर जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक, फिर मिनी कंप्यूटर्स जो कि छोटे होते हैं साइज में लेकिन काम बहुत ज़्यादा होने लग गए। एंड द मेन फ्रेम इज द पावरफुल कंप्यूटर। आफ्टर दैट द सुपर कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर का ये रहा सीपीयू, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टास्क को, हार्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर ये सर्वर्स हैं। सर्वर्स के बारे में पता होगा, जो भी हम डेटा इंटरनेट से फैच करते हैं तो वो सारा सर्वर के थ्रू होता है। ठीक, और बाकी ये लैपटॉप है, बेसिक्स कंप्यूटर्स। सर्वर्स कोई डिफाइन करेगा फिर से? सर्वर, सर्वर क्या होता है? सर्वर के बारे में एक बार ध्यान से सुन लो सभी लोग, लिख भी लेना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे हम सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट में जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किए, फिर कहीं भी किए, तो वो हमारा इनपुट हो गया। अब उसको क्या करता है, गूगल का एक होता है क्राउलिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। तो जो क्राउलिंग सिस्टम क्या होता है, वो कंटिन्यू इंटरनेट पे सर्च करते रहता है कि अभी हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है, वो कंटिन्यू सर्च करता रहता है। गूगल पे जब कुछ भी हम अपलोड करते हैं ना, तो गूगल का जो क्राउलिंग सिस्टम है वो सारा उसको देखता है और इंडेक्सिंग करता है। जैसे बुक्स में इंडेक्सिंग्स होते हैं, उसी को इंडेक्स कर लेगा नाम वाइज कीवर्ड के थ्रू, और उसके बाद फिर बाद में जब कोई यूजर सर्च कर रहा है तो उसी में वो इंडेक्सिंग पे अपना सर्च करेगा सारा कि कहाँ पे हमारा है, फिर उससे फैच करके डेटा और हमें आउटपुट डिस्प्ले पे दे देगा। तो वो सर्वर से डेटा आता है, जो हमारा डेटा सारा लगा होता है। ये गूगल, ये ऐसे सर्वर्स होते हैं बहुत बड़े, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगे होते हैं, स्टोर सारा डेटा करता है। तो यही होगा जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक, उसके बाद फिर जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड थर्ड में AIML, जो कि अभी भी चल रहा है। फोर्थ और फिफ्थ अभी चल रहा है इस टाइम पे। ये हमारा लास्ट चला था 1975 तक। उसके बाद फिर ये इसका ड्यूरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक,
उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइस रहेगा सभी को। इसमें कुछ कुछ डिवाइसेस हैं जो हम बताए थे। ये जीपीयू काम करता है जो कि ग्राफिकली काम करता है, एक सीपीयू होता है जो कैलकुलेटिंग पावर काम करता है, और जीपीयू होता है जो कि ग्राफिक काम करता है। ये जैसे ग्राफिकली कुछ भी चीज़ कैलकुलेट करना हो तो हमारा जीपीयू यहाँ पे वर्क होता है। ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है जैसे जीपीयू लगा होता है, तो जब हम गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के लिए जीपीयू रिक्वायर्ड होता है स्मूथली रन करने के लिए कोई प्रोग्राम को। फिर एसएसडी हो गया जो कि हार्ड डिस्क अभी यूज़ हो रहा है, पहले हार्ड डिस्क होता था, अभी एसएसडी यूज़ हो रहा है जो कि स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक, फिर ये मदरबोर्ड हो गया जो कि सारे सर्किट्स जितने भी होते हैं हमारे वो सारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, माउस कीबोर्ड रैम वगैरह सारे A to Z। ठीक, फिर ये सीमॉस बैटरी हो गया, एक इसमें एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो वो क्या करता है, पावर सभी डिवाइसेस को देता है एक्यूरेट जितना जिसको नीड होता है। तो एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि लगा होता है, इसमें मदरबोर्ड को भी पावर देगा, फिर हार्ड डिस्क को पावर देगा, फैंस को पावर देते हैं। वो हमारा सारा क्या होता है, एसएमपीएस के थ्रू होता है। उसके बाद फिर वाईफाई कार्ड। और इसमें किसी को कुछ डाउट जो ना समझ में आ रहा हो पूछ लो अभी, जिसको कुछ ना समझ में आ रहा हो कुछ। HDD हमारा हार्ड डिस्क है, जो बताया ना कि पहले यूज होता था ये HDD होता था जैसे मैग्नेटिक टेप की तरह वर्क करता था, वो सर्कल्स पे राउंड करते थे, तब इसका हमारा स्पीड जो है काफ़ी स्लो होता था। और उसी का अब अपग्रेडेड वर्जन आ गया है SSD। हार्ड डिस्क है हमारा ये, और ये भी हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो वो ये इस टाइम पे अभी यूज़ हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, और जो पहले स्टोरेज यूज होते थे वो हमारा HDD यूज होता था। ठीक, और किसी को कुछ पूछना हो इसमें से? साटा कनेक्टर क्या होता है? आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आईओ इनपुट आउटपुट शील्ड्स है। ये सीपीयू के जो पीछे वाला पार्ट्स होते हैं उसमें, जिसमें हम सारे केबल्स लगाते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह। ये हमारा कीबोर्ड यहाँ लगता है, फिर यहाँ कीबोर्ड माउस का ऊपर वाला होता है, फिर उसके बाद फिर नीचे जिसमें मॉनिटर डिस्प्ले लगता है, इधर प्रिंटर्स लगते हैं, ये यूएसबी इथरनेट केबल लगता है, ये ग्राफिक कार्ड का आउटपुट के लिए। ठीक, एनआईसी नेटवर्क कार्ड है ये, जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ का चिप लगा होता है, लैपटॉप्स में होता है ये। ठीक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोलते हैं, एनआईसी का फुल फॉर्म। साटा कनेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? साटा कनेक्टर बोल रहे, पूछ लो, जो नहीं आ रहा है पूछना भी नहीं है। ये साटा कनेक्टर होता है जो हार्ड डिस्क हमारा है, एसएसडी और एचडीडी, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मदरबोर्ड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो इसी केबल के थ्रू होता है। ठीक है, लास्ट डे टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, एमसीक्यू होगा 30 मिनट्स दिए जाएंगे टाइम, उसी के बेस पे ग्रेडिंग होगा, मार्क्स फिर आएगा। अभी बता देंगे वो भी क्या मार्क्सिंग का सिस्टम रहेगा। और इसमें किसी को कुछ? चिपसेट बेसिकली हमारा चिप्स होता है, कहाँ है चिपसेट? अच्छा, ये चिपसेट है, इसमें हमारे चिप ये रहता है जिसमें रैम लगता है, ये जो हमारा है ये स्लॉट है, ये रैम वाला स्लॉट है जिसमें हमारे चिप्स लगते हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारा हार्ड डिस्क हो गया, इसी का भी इधर कनेक्टर रहता है, इसमें है नहीं, ये बहुत शॉर्ट मदरबोर्ड है, इसमें है ना, ये है चिपसेट, यहाँ पे रैम लगता है, और ये हमारा चिपसेट हो गया इसी के बगल में जो कि हार्ड डिस्क लगता है। फिर ये हमारा सीपीयू होता है, ये जो प्रोसेसर लगता है हमारा कैलकुलेट करता है। ये सीमॉस बैटरी, जब हमारा सिस्टम शट डाउन होता है तो ये हमारा एक बैटरी होता है जो कि शट डाउन होने के बाद भी हमारा जो टाइम है वो कैलकुलेट करते रहता है, मतलब उसमें टाइमिंग चलते रहता है, ताकि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारा टाइमिंग एक्यूरेट आता है, वो सीमॉस बैटरी के कारण आता है। ठीक, उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली क्या होता है, जो कि हार्डवेयर से और यूजर के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, दैट इज द सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे समझ में? सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमें यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है बातचीत करने के लिए। ये हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, जिसमें पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें विंडोज़ हो गए, लाइनक्स हो गए, फिर एंड्रॉयड हो गया, और पहले ब्लैकबेरी यूज़ होता था। ठीक,
अभी हमारा कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन में कौन सा यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ठीक। और फिर वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल होता है जिसमें, उसके बाद फिर ब्राउज़र, क्रोम, सफारी वगैरह, उसके बाद फिर व्हाट्सअप हो गया हमारा, फिर यूट्यूब हो गया, ये जितने हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फिर थर्ड वन इज़ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा एंटीवायरस हो गया, विनरार हो गया, ये सिस्टम पे वर्क करता है। वैसे ही हमारा बैकअप एक सॉफ्टवेयर होता है बैकअप लेने के लिए, जैसे हमारा डेटा डिलीट हो गया उसके लिए, तो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक। उसके फिर बाद आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक। इंटरफेस यूज़र और इसके बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो कि फ़ोन में हमारा क्या यूज़ होता है? एंड्रॉयड होता है यूज़, ठीक। पीसी में हमारा विंडोज़ होता है, वैसे ही मैक ओएस में, एप्पल्स में मैक ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा फाइल को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर GUI एलिमेंट्स हो गए, जो कि स्टार्ट मेन्यू हो गया, टास्क बार हो गया, फाइल्स हो गए और द फाइल एक्सप्लोरर हो गया, ठीक। ये हमारा GUI कंपोनेंट्स हैं जो कि दिखाए थे अभी यहाँ पे। ये जो हमारे GUI कंपोनेंट्स है, ये स्टार्ट बटन हो गया इधर कॉर्नर पे, बाकी चीज़ जितने भी ये ग्राफिकली हो रहे हैं। और उसी का जो सेकंड पार्ट है वो CUI है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कि कुछ भी हम कमांड दे के करते हैं। चलो फिर इसमें कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल सब करते हैं, ठीक। पहला क्रिएट अ फोल्डर्स एंड द सब फोल्डर्स। इसमें फोल्डर किसको किसको क्रिएट करने आता है? किसके किसके पास कंप्यूटर है जो पहले कंप्यूटर यूज़ किया हो? तो केवल रखने से थोड़ी होता है। पहला हमारा क्रिएट फोल्डर करेंगे, ठीक। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं तो देखना है। ये जैसे हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया और इसमें जैसे हमें फाइल क्रिएट करना है कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पे जब क्रिएट करना है तो एक तो हमारा ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक कर लेते हैं। माउस जो होता है, माउस का सेकंड बटन इधर वाला राइट क्लिक, इसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, इसको राइट क्लिक बोलते हैं। जब राइट क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आता है, उसके बाद फिर न्यू पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे फोल्डर, तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक। उसके अंदर बोल रहा है एक सब फोल्डर क्रिएट करने के लिए, इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करने के लिए, तो उसके अंदर फिर न्यू जाएंगे, फोल्डर पर क्रिएट करेंगे तो फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इसका एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और N, ठीक। तो हमारा न्यू फोल्डर हो गया क्रिएट। यहाँ पे जो भी फोल्डर का नाम देना है वो हम कुछ भी देख देंगे। आगे समझ में फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट के लिख लो सभी लोग, Ctrl+Shift+N। हो गया। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड वन है वो क्या है, रीनेम करना है, कॉपी मूव एंड डिलीट करना फाइल्स को है। तो जैसे हम रीनेम करते हैं सबसे पहले फोल्डर, ये भी हम न्यू फोल्डर क्रिएट किए थे, तो हमारा अब तो लेटेस्ट में इधर ही आ जाता है, या फिर हम इस पर जब F2 क्लिक करते हैं, केवल अगर हम नाम पे क्लिक करेंगे तो अपने आप रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, ठीक। या फिर कीबोर्ड से हम F2 क्लिक करते हैं, ये जो हमारा कीबोर्ड है इसके ऊपर फंक्शन की होते हैं F1 F2 F3, तो ये F2 क्रिएट करेंगे तो हमारा रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। रीनेम हो जाएगा, F2 लिख लो रीनेम करने के लिए। उसके बाद फिर कॉपी मूव और डिलीट, एक कॉपी पेस्ट होता है और मूव पेस्ट होता है। कुछ आइडिया है किसी को कॉपी पेस्ट क्या होता है और मूव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस? डुप्लीकेट कर लेना, ठीक, वो हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। मूव करना मतलब वहां से हटा के दूसरे जगह रखना। ये जैसे हम न्यू फोल्डर के अंदर हम दो फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ये एक हमारा यहाँ फोल्डर क्रिएट है और इसी के अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट कर ले रहे हैं। कंप्यूटर क्लास भी करते हैं इसमें। जैसे न्यू फोल्डर खोले हैं ना यहाँ पे, तो इसमें हम दो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक तो वहाँ पे है, फिर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिए, ठीक। तो ये हमारा फोल्डर 1 फोल्डर 2 है। अब जैसे हम कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हैं तो हम इसमें फोल्डर 1 है ये, और इसमें हम फोल्डर 2 करते हैं। तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है,
ये जैसे हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिए, ठीक, तो वो फोल्डर 1 में क्रिएट हुआ है। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ से उठा करके इसमें लाने के लिए, तो ये तो हमारा मूव हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ कॉपी का ऑप्शन आता है जो कि शॉर्टकट की है Ctrl+C, ठीक, उससे हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक। तो ये हमारा वहाँ पे डुप्लीकेट फाइल इसी का बन गया। और जो मूव होता है वो क्या करता है, फोल्डर यहाँ से हटा करके और फिर यहाँ ला देता है, ठीक। हाँ, इसमें ये जैसे हो गया, इसके लिए हम कट और पेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम कट कर दिए और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक, तो वहाँ से हट के इधर आ जाएगा। आगे समझ में? शॉर्टकट के लिख लो कॉपी पेस्ट का। CTRL+X, X से हमारा कट होता है, ठीक, और CTRL+C से हमारा कॉपी होता है एंड V से हमारा पेस्ट होता है, ठीक। उसके बाद फिर डिलीट करने के लिए सिंपली हम डिलीट कर देते हैं। ये जो हमारा है, यहाँ पे अगर डिलीट करना हो ये जैसे फाइल्स, तो यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ डिलीट। और एक हम होता है जैसे ये डिलीट करेंगे तो अभी हमारे रिसाइकिल बिन में फोल्डर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं सिस्टम से डायरेक्ट डिलीट करना, कि यहाँ से डिलीट करें तो पूरे सिस्टम से उड़ जाए, रिसाइकिल बिन में ना जाए। तो उसके लिए हम शिफ्ट डिलीट एंटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? शिफ्ट डिलीट एंटर। ये कीबोर्ड है, यहाँ पे शिफ्ट है प्लस डिलीट, फिर यहाँ पे एंटर। तो सबसे पहले हम शिफ्ट डिलीट क्लिक करेंगे, जैसे शिफ्ट और डिलीट कर दिए तो आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है ना कि आर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। अगर हम सिंपली इसको डिलीट करते हैं तो ये हमारा डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चला जाता है, हमें पूछा नहीं वो। और वही अगर हम शिफ्ट डिलीट करते हैं तो वहाँ पे ये आता है डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, ठीक। अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारा परमानेंट डिलीट हो गया, अब ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर रीनेम, ये तो बता दिए, ठीक। उसके बाद फिर हमें आता है बारी स्क्रीनशॉट्स की। जैसे फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फ़ोन में क्या होता है, 3 फिंगर स्लाइड मारे स्क्रीनशॉट हो गया, या तो फिर पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन। इसमें जब स्क्रीनशॉट करना होता है यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ऊपर दिया होता है, ठीक। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए आ जाता है। अब जितना स्क्रीनशॉट करना है उस उतना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे हमें इतना पार्ट का चाहिए, क्लिक किए तो ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। फाइल सेव कहाँ हुआ, वो इसके अंदर हुआ, इधर पिक्चर में गए और फिर स्क्रीनशॉट्स में। ये हमारा जो फाइल्स है वो है स्क्रीनशॉट वाला, ठीक। प्रिंट स्क्रीन, ये यहाँ पे शॉर्टकट की दिया होता है। उसके बाद फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस पर लिखा होता है PRTSC, ठीक। ये प्रिंट स्क्रीन हो गया। फिर दूसरा है हमारा स्नाइपिंग टूल है एक। ये स्नाइपिंग टूल ये बेसिकली यूज़ करते हैं, इसका शॉर्टकट किया Ctrl+Shift+S, यहाँ न्यू क्लिक किए, फिर ये भी वही काम कर रहा है सिर्फ स्नाइपिंग टूल्स। अगर हम यही Ctrl+Shift+S कर रहे हैं, ये पहले यूज़ होते थे अब नहीं हो रहा है, ठीक है। Ctrl+Shift+S जिस वो भी स्क्रीनशॉट करने के लिए आता था, ठीक। उसके बाद फिर वॉलपेपर चेंज करने के लिए, कि हम जैसे हमारे डिस्प्ले पे दिया हुआ है, ये हमारा वॉलपेपर दिया हुआ है, इसको चेंज करना है तो सेटिंग पे सबसे पहले जाएंगे और फिर यह हमारा ये आता है पर्सनलाइजेशन। उसके बाद फिर बैकग्राउंड। अब इसमें हमें जो लगाना है, ये इस पर जैसे क्लिक किए तो ये हमारा बैकग्राउंड लग जाएगा। ठीक, ये हमारा बैकग्राउंड लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। फिर जब हम इस पर क्लिक किए तो सेकंड बैकग्राउंड लग गया, ये थर्ड। अब इसी को हम चाहते हैं डायरेक्ट लगाना, जैसे हमें फोल्डर्स में ही कहीं इमेज है, जैसे पिक्चर में गए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जैसे इमेज पड़ा हुआ है, यही जैसे है, ये हमें लगाना है इमेज, तो राइट क्लिक इस पर करेंगे और फिर यहाँ पे आता है सेट एज बैकग्राउंड, ठीक। या फिर शॉर्टकट की है Ctrl+B। ये जैसे जब हम पिक्चर ओपन कर लिए कोई भी, ये जब हमारा पिक्चर ओपन हुआ तो इस पर हम Ctrl+B क्लिक करेंगे, ठीक, तो हमारा बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। शॉर्टकट की ये भी लिख लो, इमेज ओपन करके Ctrl+B करना है, ठीक।
जस्ट अ सेकंड, किसके लिए? नहीं समझे। इमेज ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे इसी को हम मान लो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन क्लिक करेंगे, या फिर मान लो गूगल से जैसे डाउनलोड करके दिखा देते हैं इमेज। जैसे हम गूगल है, इसमें से जैसे कोई भी हम 4K इमेज सर्च करते हैं। जैसे बाई चांस हमें ये लगाना है, ठीक, वॉलपेपर पे, तो पहले क्लिक करके थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि ये इमेज हमारा जो है क्लियर आ जाए। अभी ब्लर आ रहा है, इंटरनेट स्पीड के कारण होता है ये। चलो इसी को फिलहाल हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, उसके बाद फिर हमें लोकेशन पूछेगा ये इमेज डाउनलोड कहाँ करना है, तो हम सिंपली डाउनलोड में डाउनलोड कर लेते हैं इसे, ठीक। फाइल ओपन करने के लिए हमारा फाइल एक्सप्लोरर दिया हुआ है, या फिर दिस पीसी जिसको बोलते हैं, तो ये दिस पीसी हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पाथ जो दिए थे, हमें डाउनलोड का पाथ था, ठीक, तो डाउनलोड पे गए, ये हमारा यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसको ये जब राइट क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आ जाता है हमारा सेट एज बैकग्राउंड का ऑप्शन। सेट एज है ये, उसके बाद फिर बैकग्राउंड कंट्रोल बी, और अगर इसी को अगर हमें लॉक स्क्रीन पे लगाना है तो कंट्रोल एल, ठीक। ये जैसे अभी हमारा फिलहाल लॉक स्क्रीन अगर हम चेक करें तो अभी हमारा ये स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन पे लगाने के लिए कंट्रोल एल हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा इमेज लॉक स्क्रीन पे लग गया होगा, और इसी को अगर हम कंट्रोल बी करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड पे लग गया होगा। ठीक, ये देखो हमारा बैकग्राउंड पे लग गया, बहुत इमेज ज़्यादा ब्लर है, ठीक है। और इसी को चेक करने के लिए लॉक स्क्रीन पे चेक करेंगे, क्लिक नहीं हुआ है। ये यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शंस है, और फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन का होगा। ये हमारा लॉक स्क्रीन का है, यहाँ पे जब इमेज करना कुछ भी तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर जब करेंगे तो यहाँ से पिक्चर आएगा। अभी जैसे हमारा ये लगा हुआ था, अब इसको लगाना है, क्लिक किए तो ये हमारा इमेज लग जाएगा, आ गया। ये लॉक स्क्रीन के लिए, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है? ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये भी आ गया वॉलपेपर। अब एडजस्ट सेटिंग है, जैसे हमें ब्राइटनेस या फिर साउंड कंट्रोल करना है। ये तो फिलहाल विंडो 11 है, विंडो 10 में भी वैसे ही आता है। अगर हम यहाँ पे 4 फिंगर माउस पे क्लिक करते हैं, ये है जैसे, पहले इसको मिनिमाइज करना होगा। ये जो हमारा यहाँ सेटिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमारा है, ये साउंड बढ़ाने कम करने के लिए है। उसके बाद फिर ये हमारा ब्राइटनेस का है, तो ब्राइटनेस बेसिकली लैपटॉप का कम हो रहा है, इसका नहीं, ठीक है। वहाँ वायर लगाया नहीं तो मैं दिखाता, ये उसका है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, ये साउंड कंट्रोल करने के लिए, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए इधर है, फिर ये ब्लूटूथ का ऑप्शन हो गया, ठीक।
और ये फिर बता दिए वॉल्यूम और ब्राइटनेस के लिए, ठीक। फिर ये हाँ, एक अब जैसे हम लैपटॉप बाई करने जाते हैं, लैपटॉप ख़रीदना हो तो हम देखते हैं कि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए हम दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक, और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो ये हमारा सिस्टम का सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखा देगा। जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज है वो हमारा 1 टेराबाइट है, बट इसमें 954 GB दिखा रहा है, ठीक। फिर ये हमारा ग्राफिक कार्ड हो गया, ये रैम है 16 GB, फिर ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ जनरेशन हम देख लेते हैं, 12 जनरेशन का है, i7 है, ठीक। ये हम प्रोसेसर चेक करते हैं, वो भी आगे क्लास में बताएंगे कि क्या क्या हमें कितना बजट तक क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब लैपटॉप नया बाई करने जाते हैं तब, ठीक। और बाकी फिर विंडो का वर्जन दिखा देता है 24.x2 है। फिर एक्टिवेशन यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा विंडो जेन्युइन है या नहीं, एक्टिवेटेड है या नहीं, ठीक है। इतने चीज़ चेक करते हैं फिलहाल। अब उसके बाद फिर जो हमारा आता है, ये हो गया स्लाइड। और हाँ, इतना हो गया, ठीक। उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ एंड होमवर्क आते हैं। इसमें अब हार्डवेयर पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हैं। बताओ कोई हार्डवेयर के डिवाइसेस नेम, हार्डवेयर डिवाइसेस नेम बताओ। अरे ये क्वेश्चंस बाद में पढ़ लेना, पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से हैं जहाँ इतने दिख रहे हैं इस रूम में? हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक। ये हमारा हार्डवेयर पार्ट हो गए। उसके बाद फिर बोल रहा है एक्सप्लोर विंडोज GUI। GUI मतलब, बैठ जा। हाँ, तो GUI हमारा क्या होगा? स्टार्ट बटन हो गया, दिस पीसी हो गया, व्हाट्सअप, ये सब सारा हमारा GUI है। फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बोल रहा है, करके भी दिखा दिए, ठीक। फिर क्रिएट अ फोल्डर नेम, चलो कोई माउस कीबोर्ड है ना सर, वायरलेस वाला, केवल माउस से हो जाएगा। इसको पीछे पास कर दीजिए। जैसे हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो क्रिएट करके दिखाओ कोई फोल्डर। करो, फोल्डर क्रिएट करना है जैसे। माउस वर्क कर रहा है? ऑन करो माउस, ऑन है सर? हाँ, ठीक है। ये जैसे फोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करो, हाँ, आगे तो न्यू पे जाओ, न्यू इधर है, हाँ। उस पर क्लिक करिए, फोल्डर पे, न्यू पर जाकर फोल्डर पे जाएंगे। फिर फोल्डर पे, बगल पे फोल्डर, माउस को घुमाना है उसी की तरफ, एक्चुअली चलिए फोल्डर पे जाइए, क्लिक करिए। तो हमारा फोल्डर क्लिक हो गया। अब इसको रीनेम करना है तो क्लिक करिए, बगल दो उधर ऑप्शंस, रीनेम करने के लिए रीनेम करो इसको, जैसे मैं नाम चेंज करना है। नहीं पीछे करेंगे, ये लो तुम लोग करो, इसको तो पीछे पर माउस रीनेम करिए उसको। पहले के लोग माउस ऐसे पकड़िए जैसे डर लग रहा है, कहीं ना उतार जाए। तुम लोग डेली कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो 1 घंटा, तब जाके कंप्यूटर में स्पीड बनेगा। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूजेज है। राइट क्लिक करो, लेफ्ट राइट ऐसे बनता है, वैसे भी रीनेम हो जाता है, लेकिन जब इस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक, तो हमारा यहाँ पे आता है रीनेम का ऑप्शन, ये, ठीक, या फिर F2 शॉर्टकट की है। अब जो रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए हम नेम दे दिए, इंटर मार दिया, हमारा रीनेम हो गया, ठीक। वॉलपेपर चेंज करना हो तो ये जैसे हमें वॉलपेपर्स हैं, लोगो, PPT आइटम्स, ये जैसे बैकग्राउंड से यहाँ पे है, कोई भी रैंडम ओपन कर लो। ये जैसे इसको लगाना है बैकग्राउंड पे, तो माउस किसके पास है? करो, बैकग्राउंड लगाओ, कंट्रोल भी या फिर राइट क्लिक करके जब करते हैं, हाँ, करो। माउस किसके पास है? क्लिक करो, राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक नहीं पता है? इधर यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे, हाँ, राइट क्लिक करो, फिर सेट एज, ये सेट एज, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड,
क्लिक करो, ऊपर पे जाके हाँ क्लिक करो, लेफ्ट वाला क्लिक करना है, इधर वाला, हाँ ठीक हो गया। अभी हमारा बैकग्राउंड लग गया, ठीक। उसके बाद फिर और कोई, स्प्रे पैकेट वाला ये जैसे करना है, इसको लगाओ बैकग्राउंड पे। माउस ले आओ इधर, माउस का कर्सर, दिख रहा है ना उसको। पहले माउस का कर्सर ओवर करो ना इस पे, हाँ माउस का कर्सर यहाँ लाओ ऊपर, और हाँ राइट क्लिक करो इधर ब्लैंक एरिया पे लाके, हाँ ठीक है। फिर सेट एज, और ऊपर, और यहाँ है सेट एज, माउस ही नहीं कंट्रोल हो रहा है। वहाँ जाओ सेट एज पे, यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये बात सबको पता है ना। हाँ इसके तो फिर अंदर जो बॉल होता है ये मूव करता है, इसको ऐसे ऐसे करते रहते हो, ऐसे 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 कभी नहीं करना है। और ये दिक्कत है आप लोगों को कि आप लोग यूज करते नहीं, इसलिए ऐसा क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम। और समझाया जा रहा है तो कोशिश करिए, कोई क्वेरी है तो पूछिए, ना पूछते भी हैं। ये पूछो ना कि हाँ राइट क्लिक नहीं समझ में आ रहा, लेफ्ट क्लिक नहीं समझ में आ रहा, तो पूछो कौन सा है, करो इस पे, जैसे राइट क्लिक किए, ये जैसे हम राइट क्लिक कर दिए, उसके बाद फिर सेट एज है, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड है, ठीक। क्लिक कर देंगे इजी है। ये हमारा बैकग्राउंड पे वॉलपेपर लग गया। ऑन करो माउस, पवन चेंज करेगा बैकग्राउंड। हमको मत देखो, माउस को देखो और वहाँ डिजिटल बोर्ड पे ध्यान दो। इसमें कोई भी रैंडम इमेज ओपन करो पहले, माउस का कर्सर किधर है, हाँ करो, डबल क्लिक करो ओपन करने के लिए, बस हो गया। अब राइट क्लिक करो, इधर वाला राइट क्लिक, हाँ फिर यहाँ पे सेट एज, हाँ फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, हाँ क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड लग गया, आ गया समझ में। उसके बाद फिर बस, माउस कहाँ है, माउस बंद कर दो। एक बार करने के लिए मुस्कान करो, हम मत देखो, यहाँ करके दिखाओ ना। हम पूछ रहे थे, ये ऐसे देख रहे, लग रहा है कौन सा चीज छूट दिया गया। करो, कोई फोल्डर ओपन करो, पहले ओपन करो, हाँ अब इसके बाद फिर लगाओ वॉलपेपर, केवल राइट क्लिक सिंगल, हाँ सेट एज एंड द बैकग्राउंड। पहले सेट एज पे होवर करो, केवल माउस कर्सर ले जाओ, हाँ फिर बैकग्राउंड। उसका DPI बहुत ज़्यादा है क्या, हाँ क्लिक करो बैकग्राउंड पे, इधर वाला बटन, लेफ्ट वाला, इस साइड वाला बटन, हाँ ठीक हो गया, लग गया, ठीक है। होमवर्क अब है, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, कल जो करके लाना है। लिस्ट द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सर इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या हो गया? इंटरनेट नहीं चल रहा है। इंटरनेट अपने औकात में आ गया। इंटरनेट तो चल ही रहा है, कभी कैमरा बंद कर। सिस्टम में नहीं चल रहा, फिर पता नहीं क्यों।
नो इंटरनेट उधर। हाँ, ये सबसे पहले 5 जनरेशन के नाम लिखने कंप्यूटर के, ठीक। और कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज हुए थे उस टाइम, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर एटसेट्रा, ठीक। उसके बाद फिर अपने फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो सभी लोग? एंड्रॉयड? कोई एप्पल वाला? नहीं, एंड्रॉयड, ठीक। उसके बाद फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिखने हैं, यहाँ 5 नहीं 10 कर देना है, ठीक। 10 इनपुट डिवाइस एंड 10 आउटपुट डिवाइस, ठीक। और जितने शॉर्टकट की लिखवाए हैं, जितने शॉर्टकट की लिखवाए हैं वो सारा शॉर्टकट की याद करके आना है, कल हम पूछेंगे, ठीक। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस भी। फिर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ये हम बताएं तो नहीं है कि हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, इंटरनेट से इसको लिख करके लाना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। नोट डाउन करो सभी लोग। आराम से आराम से। हो गया, राइट डाउन कर लिया सभी लोग? नहीं तो मैं फिर ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चंस एंड रिकैप एक बार हम बता भी दे रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता क्या है, ठीक। सॉफ्टवेयर जो कि डिवाइसेस और यूज़र के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जैसे माउस कीबोर्ड हो गए, जो कि जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद फिर ये जनरेशन है, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड इन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कब हुआ था, कौन से जनरेशन में यूज़ किया गया था माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर 4 जनरेशन में यूज़ किया गया था। अभी भी कंफ्यूज हो? 4th जनरेशन में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। थर्ड में आईसी हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और सेकंड में हमारा, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ठीक। थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और थर्ड फिफ्थ में हमारा हो रहा है एआई यूज हो रहा है, ठीक। उसके बाद फिर तमन्ना एआई क्या होता है? हाँ, इंटेलिजेंस, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंस मतलब सोचने की शक्ति। कौन से लाइन? हाँ, इंटेलिजेंस क्या होता है बताओ। जैसे बोलते हैं ना कि लोग इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं उसमें? हाँ, इधर सेकंड है, लास्ट बेंच, क्या होता है इंटेलिजेंट? बताओ, कुछ तो बताओ, तुम्हें बताने के लिए बोला गया। फिर इंटेलिजेंट मतलब होता है जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे किसी को याद करने के लिए दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी से कर लेता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने के लिए होता है, तो इंटेलिजेंस में आता है। वही आर्टिफिशियली मतलब माइंड जो है ना, सोचने की शक्ति या फिर डिसीजन लेने की शक्ति, वो हम मशीन्स को दे दिए, तो वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे रोबोट्स इस टाइम में, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक। यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कोई एग्जाम्पल? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताए थे? हाँ, किसको पता है, हाथ ऊपर करो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले एंटीवायरस था, और फिर सेकंड विनरार सॉफ्टवेयर था, या फिर बैकअप टूल्स हो जाते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल हो जाते हैं, ठीक। कंप्यूटर का डेफिनेशन कौन बताएगा? श्रुति बताएगी।
बताओ, सुन रहे हम, बताओ। कृति इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Computer is an electronic device. It is used to college, hospital, schools. ठीक है, बढ़िया। और कोई जो बढ़िया से बता सकता है क्या होता है? कोई एनीवन वो एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट कंप्यूटर बताइए साथ में। Computer is an electronic device which accepts the data and manipulates. ये सब रटे हुए डेफिनेशंस हैं। सर याद है। हाँ याद है, तो ही बता रहे, रटे हुए डेफिनेशंस हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा इनपुट फ्रॉम यूजर एंड गिव आउटपुट अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। कुछ क्वेश्चन पूछना हाँ चाहती हैं उसमें? हाँ, पूछो। सर हम लोग का फोन में तो मतलब एंड्रॉइड रहता है, तो हाँ, आईफोन में कौन सा रहता है? iOS होता है उसमें। एंड्रॉयड में iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और उसी का अगर हम पीसी में बात करें तो उसमें मैक OS होता है, और लैपटॉप में हमारा विंडोज़ होता है, और नॉर्मल फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, ठीक। बैठ जाओ। कोई नोट डाउन किया कि कौन सा यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल के फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? iOS, लिख ठीक। लीजिए इस बात को। एप्पल वाला जो फोन यूज कर रहा है उनसे पूछिएगा तो कम ही चांसेस बता पाएंगे। ठीक। कंप्यूटर का कोई डेफिनेशन जो एक्सप्लेन कर सके, रटा हुआ डेफिनेशन नहीं बताना है। कंप्यूटर होता क्या, एक्सप्लेन करना है। कोई करेगा एक्सप्लेन, या फिर हम रैंडम खड़ा करें किसी को? क्या होता है कंप्यूटर का डेफिनेशन, कोई बताएगा? बताओ, खड़े हो जाओ। कुछ भी, वैसे रैंडम, क्या होता है डेफिनेशन? हाँ हाँ, विच प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम या बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग पावर, ठीक। उसके बाद फिर जनरेशन हो गए, टाइप्स एंड द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जनरेशन कितने होते हैं? 5 जनरेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन से, बताओ। प्रिया बताएंगी। सबसे पहले दो उस पे कैटेगराइज किया जाता है, पहले साइज के बेस पे और फिर दूसरा वर्क के बेस पे, ठीक। टाइप्स जो होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन हम बताए थे, ये बेस ऑन द वर्क, एंड द सेकेंड वन बेस ऑन द साइज कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक। और अब इसमें कोई बताए, टाइम हो गया सर? नहीं, ये बचा है ना 10 मिनट। और किसी को कुछ क्वेरी? और चलो मार्किंग का सिस्टम बता दे रहे, मार्किंग क्या क्या है, कैसे? जो मार्किंग्स वाला था, कैसे मार्किंग का है? ठीक। फोटो लेंगे हम लास्ट में। मुंह मत बना दो। चलिए पहले समझ। इधर देख लो, ये जो हमारा मार्क्स है वो टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक। टोटल 100 मार्क्स का होगा, और जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ग्रेडिंग होगा, कितना कौन मार्क्स अचीव कर रहा है, जिसमें हमारा 50 नंबर का टेस्ट होगा, MCQ। लास्ट डे तो 7th डेज होगा हमारा, उस दिन टेस्ट होगा, 30 मिनट का टेस्ट होगा, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम 30 मिनट रहेगा, ठीक। MCQ अटेम्प्ट करना होगा। फिर अभी 20 नंबर का असाइनमेंट, जो हम असाइनमेंट्स यहाँ अगर हम टेक्निकल वर्ड में यूज़ करें तो असाइनमेंट बोलते हैं, उसी को नॉर्मल वर्ड में होमवर्क बोलते हैं, ठीक। तो वो 20 नंबर रहेगा, कौन कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो भी काउंट होगा। फिर जो क्लास में डिसिप्लिन्स हैं, कौन कितना आंसर दे रहा है क्वेश्चन का, ठीक, ये 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर 10 नंबर का अटेंडेंस होगा, जो कि 10 ऑफ टॉप 9 आना ही चाहिए कंपलसरी। अगर 8 हुआ तो मार्कशीट नहीं मिलेगा, नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। आ गया समझ में? उसके बाद फिर टोटल नंबर काउंट होगा, फिर ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग सिस्टम बता देंगे, मतलब कितना मार्क्स का, जैसे 85 प्लस जो करता है स्कोर उसको A+ ग्रेड मिलेगा, फिर 80 + A, ठीक है।
ये हमारा मार्किंग का सिस्टम है लास्ट डे के लिए। और बाकी सर्टिफिकेट का अगर हम डेमो दिखाएं तो ऐसा हमारा सर्टिफिकेट है, देखो इसमें था ना कि ये कुछ इस टाइप का है, ठीक। अभी स्मार्ट बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखाएंगे बट फिर भी मिलेगा उस दिन सर्टिफिकेट, और ग्रेडिंग उस पर किया रहेगा। अब और किसी को डाउट, कुछ किसी को कुछ डाउट? तो होमवर्क जितना बताएं उतना करके आना है, ठीक सबको। और उसके बाद फिर कुछ चलो और बताते हैं। पहले हम लाइव स्टॉप कर दे, अभी लाइव चल रहा है। इसमें भी एक बार सभी लोग अपने चेहरे दिखा दो, फर्स्ट बैच वाले। ठीक, हाय करो सभी। चलो लाइव फिनिश करते हैं।